करीब 28 साल की एक महिला अपने पति के साथ एक मेले में जाती है। मेला घूमती है और दिन भर इधर घूमते घूमते कब वो अपने पति से बिछड़ जाती है पता ही नहीं चलता। आखिरकार उसका पति अपनी पत्नी को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तमाम प्रयास करता है लेकिन वो नहीं मिलती है। आखिरकार वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की मनोस्थिति अच्छी नहीं है और वो मेले से अचानक से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की है लेकिन वो मिल नहीं रही है। आखिरकार उस महिला के बारे में बताया जाता है, उसका हुलिया, उसकी पहचान, सब कुछ बताया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि 3 बेटियां हैं और एक बेटा भी है। बेटियां और बेटे जो होते हैं वो पिता के साथ रह जाते हैं। पत्नी मेले से अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था और पति ने जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकता था वो प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद थक जाता है। आखिरकार धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, बीतने लगता है। 4 बच्चों की परवरिश करना एक पति के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा था। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर लेता है और जैसे ही दूसरी शादी करता है तो उसके बाद उस बच्चों की परवरिश भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात को लगभग 9 साल बीत जाते हैं। जब 9 साल बीत जाते हैं तो पता चलता है कि वो महिला जिसको मरा हुआ समझ लिया था, ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है, वो अचानक से जब 9 साल बाद आती है तो परिवार में खुशियों की एक बार से लहर दौड़ जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो महिला अचानक से कहाँ लापता हो गई थी और जब वो लापता हुई थी तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। अब फिलहाल उसको एक और बेटा है जिसकी उम्र लगभग 9 साल से थोड़ी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के ज़िला भरतपुर की। और ज़िला भरतपुर में एक जगह लगती है बछेरा और यहाँ पर एक है आश्रम जिसका नाम है अपना घर आश्रम। दरअसल ये कहानी इसी आश्रम से शुरू होती है। यहाँ पर एक चंदा नाम की महिला है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास है और चंदा नाम की उस महिला को एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास है। आखिरकार वो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और जब भी पढ़कर वो वापस आता है अक्सर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरे पिता का नाम क्या है। मेरी मैम भी पूछती हैं, बच्चे भी पूछते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आखिरकार मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। शुरुआत में तो माँ ने ऐसी इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो बच्चा समझदार होने लगता है और उसका सवाल था कि उसके पिता का नाम शामिल नहीं था, बाकी बच्चों के सबके पिता का नाम था। इस बीच में ये बात क्लास में भी फैल जाती है। क्लास के बाकी बच्चे भी पूछते हैं कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है। माँ की स्थिति जो मन की है वो ठीक नहीं है। उसे कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती हैं। उस बच्चे को जिस तरह से वो समझा सकती थी समझा देती है। आखिरकार जब ज़्यादा ही सवाल जवाब करने लगता है तो वो आश्रम के कर्मचारियों के पास बच्चा पहुंच जाता है और जाके पूछता है कि मेरे पिता का नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों को भी कोई जानकारी नहीं थी। जो भी इस महिला का नाम उनके रजिस्टर में दर्ज है वही उनके पास जानकारी होती है। उस बच्चे ने जब बार बार ये पूछना शुरू किया तो यहाँ के जो कर्मचारियों ने बताना शुरू किया कि आखिरकार 9 साल पुरानी बात है, मार्च का वो महीना था और साल 2016। दरअसल एक महिला को ये राजस्थान के ज़िला करौली के एक हिंडोन जगह लगती है, वहाँ की पुलिस इस महिला को अपने साथ लेके आती है और साथ लेने के बाद आश्रम में छोड़ देती है। और आश्रम में छोड़ने के बाद कहती है कि इस महिला के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। जब तक जानकारी नहीं मिलती है आप इस महिला का लालन पालन कर सकते हैं, यहाँ इसे अपने पास रख सकते हैं। दरअसल इसकी मनोस्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आखिरकार वो गर्भवती महिला होती है, उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा उसी जगह रह रहा है। महिला के खाने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम यहीं से होता है। और जो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका विद्यालय में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन माँ का नाम दर्ज था, पिता का नाम दर्ज नहीं था। आखिरकार जब वक्त आगे चल रहा था बच्चा अक्सर पूछता था। पूछते पूछते जब उसने ये पूछना शुरू किया कि कुछ तो बताओ, तभी बताया जाता है कि वो महिला के बारे में कि ऐसा लगता है इसकी बोलचाल से, इसकी भाषा से जैसे कि ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। आखिरकार उस बच्चे ने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ कहाँ है भारत में, कितने उसमें ज़िले हैं, कितने शहर हैं, कितने कस्बे हैं, वो हर चीज़ को बारीक से बारीक जानने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चा 9 साल का ज़रूर था लेकिन उसने जिस जगह पर रहा था वहाँ पर ज़्यादा उसने चीज़ों को देखा और ज़्यादा समझने में उससे आसानी भी होती थी। आखिरकार वो अपनी माँ से पूछता था कि माँ, हमारे कस्बे का नाम क्या है, या हमारे ज़िले का नाम क्या है, या हमारे गाँव का नाम क्या है। इस तरह की जब बातें वो बच्चा करता है तो आखिरकार उस महिला को थोड़ा बहुत कुछ याद आता है। जब थोड़ा बहुत याद आता है तो ऐसे जैसे कि अब भूसे के ढेर से कोई सुई तलाशने जैसी स्थिति होती है। आखिरकार उस बच्चे ने उस कर्मचारियों से कहा
कि आप पता करो मेरे पापा का नाम क्या है। कर्मचारियों को भी उस बच्चे पर दया आती है। एक छोटा सा क्लू मिलता है, यानी कि एक ज़िले का नाम मिलता है, और जैसे ही ज़िले का नाम मिलता है आखिरकार फिर इस आश्रम के जो कर्मचारी होते हैं, आश्रम के कर्मचारियों ने अपने स्तर से ये तलाश करना शुरू कर दिया। उनकी टीम थी, अब टीम जाती है और जाने के बाद अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में ये पता करना शुरू कर देती है कि साल 2016 में कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, साल 2016 में कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई थी। तब ये पता चलता है कि हाँ, एक घटना ज़रूर हुई थी। इस घटना में 4 बच्चों की माँ होती है, अपने पति के साथ मेला देखने के लिए जाती है और वो अचानक से लापता हो जाती है। आखिरकार वो महिला चलती रहती है, चलते चलते पता चलता है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलने के बाद यह आई थी कि वो रायपुर पहुंच जाती है। रायपुर से एक ट्रेन में बैठ जाती है, ट्रेन से उधर लगातार सफ़र कर रही थी, और सफ़र करते करते कब वो राजस्थान के इस किरौली ज़िले के हिंडौन में पहुंच जाती है। वहाँ शायद मंदिर में कुछ दिनों के लिए उसने शरण ले ली थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा था वैसे वैसे उस महिला का जो पेट था वो बढ़ रहा था, क्योंकि वो गर्भवती जो थी। आखिरकार वो पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस ने वहाँ तक पहुँचाया। जब पुलिस ने अपनी तरीके से ये पता करने की कोशिश की तो पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इस घटना के लगभग 9 साल बीतने के बाद, साल 2025 की बात है, जुलाई का वो महीना था, आखिरकार आश्रम की टीम ने उस घर को तलाश कर लिया जिस घर से वो महिला लापता हुई थी, गायब हुई थी। वहाँ से एक नंबर मिलता है, और नंबर जब लेके आते हैं तो उस महिला के उस वक्त जो बच्चे थे वो बड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी 24 साल की हो जाती है, उसके दूसरे नंबर की जो बेटी होती है वो 22 साल की हो जाती है, जो बेटा है उसकी उम्र 20 साल हो जाती है, और जो सबसे छोटी बेटी थी उस वक्त 4 साल की है, वो 10 साल के आसपास हो जाती है, 14 साल के आसपास की हो जाती है। आखिरकार इसके बारे में अब उन परिवार वालों को, उन लड़कियों के बारे में पता चलता है कि लड़की की भी शादी हो चुकी है, जो बड़ी बेटियां हैं दोनों, और जो बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है। उन लड़कियों ने अपने पति से बातचीत की। दरअसल जैसे ही उसके पिता ने, यानी कि उन बच्चों के पिता ने शादी कर लेता है, शादी करने के बाद जब एक नई महिला आती है, उन बच्चों के प्रति इनका लाड़ प्यार कुछ ऐसा नहीं था जिसे उम्मीद की गई थी, जिस हिसाब से शादी की गई थी। जो बेटियां थीं उनको भी बेवजह परेशान किया जाने लगता है, बेटों को भी बेवजह परेशान किया जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं परिवार में जो बच्चे थे उनको दिक्कतें, परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, और उन बच्चों ने फिर अपने ही हिसाब से जहाँ मन था वहाँ शादी कर लेते हैं, और वो अपने अपने काम से कहीं दूर निकल जाते हैं। आखिरकार जब एक फ़ोन पहुंचता है इस आश्रम से कि यहाँ इस नाम की एक महिला है जो कि लापता हो गई थी, गायब हो गई थी, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। जैसे ही बच्चों को ये बात पता चलती है तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं जिसका शायद ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार उन्हें कितनी खुशी रही होगी। बच्चों को जब पता चलता है तो बच्चों ने अपनी तरफ से उन्हें प्रयास करना शुरू कर दिया, आश्रम से संपर्क साधा, और संपर्क साधने के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को वो परिवार के लोग उस आश्रम में पहुंच जाते हैं, और आश्रम में जाने के बाद उस महिला को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। साथ में उसका 9 साल का बेटा होता है जो लगातार अपने पिता के बारे में पूछता था। जब वो घर जाता है तो उसे पिता का नाम भी मिल जाता है, उसे एक बड़ा भाई मिल जाता है, और 3 उसकी बड़ी बहन मिल जाती हैं। इन सब में अभी एक बच्चा जो छोटा है जो साथ में माँ के था ही, उनमें, और बाकी जो पहले बच्चे थे 4, उनमें से एक बेटी की शादी नहीं होती है, बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। जब मैंने इस आश्रम से जुड़े कर्मचारियों से बातचीत की, खासकर राजेश शर्मा जी से मेरी बातचीत होती है, अपना घर आश्रम में रहने वाले, वो बताते हैं कि उनके आश्रम में ऐसे लोगों को ही पनाह दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है जिनका कोई नहीं होता, जो लावारिस होते हैं। फ़िलहाल उनके आश्रम से अभी 6778 लोग जुड़े हुए हैं जिनका कोई अता नहीं है, पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले हैं। उनके रहने का, खाने का, उनके कपड़े पहनने का, सभी तरह का इंतज़ाम आश्रम की तरफ से किया जाता है। अगर पूरे देश की बात करें, पूरे इंडिया में, तो उनकी 65 ब्रांच हैं। साथ ही राजस्थान में उनकी 23 ब्रांच हैं, और नेपाल में उनकी 1 ब्रांच है। इस ब्रांच को जो शुरू किया था वो डॉक्टर BM भारद्वाज हैं, जिन्होंने BHMS का कोर्स किया हुआ था, और उनकी जो धर्मपत्नी है, इनका नाम है डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, जिन्होंने BAMS किया है। ये बताया जाता है कि साल 1993 की बात है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, और दोनों कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और जब बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को आश्रय दें जिनका कोई नहीं होता, जो लावारिस होते हैं, चाहे वह बुज़ुर्ग हो, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो। आखिरकार उन्होंने एक शर्त के साथ ये शादी कर लेते हैं। शुरुआत में उनको एक
बुजुर्ग आदमी मिलता है, धीरे धीरे करके संख्या 23 तक पहुंच जाती है। साल 2020 में ये अपना घर आश्रम के नाम से एक संस्था को रजिस्टर्ड कराते हैं और रजिस्टर्ड कराने के बाद उसके बाद फिर ये पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और आज की तारीख में इनके पास 6,778 लोग अभी भी मौजूद हैं। जब मैंने इनसे पता किया कि तुमने अभी तक चंदा जैसी कितनी महिलाओं को मुलाकात कराया है, उनके परिवार से मिलवाया है, तो संख्या सुनने के बाद मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको भी होगा। लगभग 35,000 लोगों को, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं, उनको ये मिलवा चुके हैं और उनके बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिलवा चुके हैं। जब भी कभी मौका लगेगा तो मैं भरतपुर ज़रूर जाऊंगा, इस आश्रम में ज़रूर जाऊंगा, डॉक्टर साहिबा से और डॉक्टर साहब से ज़रूर बात करने की कोशिश करूंगा, उनकी जुड़ी हुई कहानी को जानने की कोशिश करूंगा और जैसी चंदा की कहानी है उसको भी मैं आप तक लेके आया हूं। और दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं कि ये भी कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस महिला का असली नाम चंदा नहीं है और उन बच्चों के भी नाम मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं, उसके पिता का नाम भी नहीं दिया है, क्योंकि इस कहानी के बाद जब माँ चली जाती है तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा दुख झेला था, परेशानी झेली थी। पिता ने कहीं ना कहीं इन बच्चों का साथ छोड़ दिया था, परिवार ने भी इन बच्चों का साथ छोड़ दिया था। जो सबसे बड़ी बहन होती है, उस बड़ी बहन ने ही छोटे भाई बहनों की परवरिश की और परवरिश करने के बाद किसी तरकीब से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मैंने दूसरे नंबर की लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो मेरी बातचीत काफ़ी देर तक होती है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ मेरे घर के परिवार के बारे में, गांव के बारे में बिल्कुल भी बताने की प्रयास मत करना, क्योंकि अगर आप बताओगे तो ये कहानी सबके सामने पहुंच जाएगी और जिस दुखों से हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, कहीं ऐसा ना वो दुख फिर से हरे हो जाएं। क्योंकि इसके बाद चाहे ननिहाल वाले हों, पिता हों, ज़्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया, परेशानी ज़्यादा महसूस की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये माँ भी अपने बच्चों के पास जाकर खुश रहे और जिस तरह से इस महिला का सपोर्ट किया गया है, ख़ासकर उन बड़ी बेटियों के दामाद की वजह से, वो दामाद जो हैं दोनों, वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। उन्हें बार बार सैल्यूट, क्योंकि वो महिला असल में जो मिली है उन दामादों की वजह से और दोनों बड़ी बेटियों की वजह से और बेटे की वजह से मिली है। जाते जाते ये कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अन्नू यादव है, प्रीति त्यागी, प्रेमिला यादव, नईम अहमद है, इमामुद्दीन मंसूरी, जसवंत सिंह, सोनू त्यागी, आयशा वर्मा, नसीम यूसुफ, आसिफ खान, राजीव कुमार, प्रवीण नरवाल, अविनाश कुमार, अजहर खान, विष्णु ठाकुर, सुबोध कुमार, रोहित कश्यप, संतोष गुप्ता, सुनीता सिंह, सूरज गोस्वामी, करिश्मा, शमशाद मलिक, विजय अरोड़ा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।